वास्तविक रूप से यूजीसी के द्वारा जिस बात को कहा गया है वो एक अनुकरणीय पहल है और उसी पहल का अनुकरण करते हुए मेरे महाविद्यालय के द्वारा, चूंकि कोविड-19 की परिस्थितियां थी, हालांकि हम लोग फिजिकली सभी लोगों को अपने महाविद्यालय में बुलाना चाहते थे, लेकिन उनको बुलाने का हम लोगों को मलाल रहेगा कि हम वास्तविक रूप से उनको बुला नहीं पाए। लेकिन जो विकल्प हमें दिया गया है उस विकल्प का उपयोग करते हुए आज इस वेबिनार की सहायता से उन सभी सम्मानीय लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है जिन्होंने वास्तविक रूप से इस महाराजा महाविद्यालय को एक दिशा दी है। और मैं अपेक्षा भी करूँगा कि आगे भी वे अपने अनुभवों का लाभ इस महाविद्यालय के विकास में समय समय के ऊपर प्रदान करेंगे। आज इस वेबिनार में उपस्थित सबसे पहले इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीपी पांडे, जो एक लंबे समय तक इस महाविद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में इस महाविद्यालय में शताब्दी समारोह भी मनाया गया। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हालांकि पांडे जी के बारे में या उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आज महाविद्यालय में जितने लोग भी उनके नेतृत्व में काम किए हैं, आज भी उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी जो समय, अगली कड़ी में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आरजी मिश्रा साहब का, जो इस महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे, इस महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे और इस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर भी सुशोभित किया है। डॉक्टर आरजी मिश्रा साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ के रसायन शास्त्र विभाग को केवल देश में ही विख्यात नहीं किया है, बल्कि विदेशों में भी विख्यात किया है। और आज इस महाविद्यालय में बैठे हुए हमें उनके ऊपर गर्व हो रहा है कि वास्तविक रूप से इन्हीं लोगों ने हमारे महाविद्यालय की पहचान को आगे तक बढ़ाया है। और मैं अपेक्षा करूंगा सम्माननीय मिश्रा जी से कि जब भी आपके पास समय होता है, हालांकि उनका कहना है कि जिस दिन आप हमें बुलाएंगे इस महाविद्यालय में, उस दिन अगर बैसाखी लेकर भी मुझे महाविद्यालय में आना पड़ेगा तो भी आने के लिए मैं तैयार हूँ। वास्तविक रूप से मैं ऐसे सम्माननीय मिश्रा जी का इस महाविद्यालय के द्वारा जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगली कड़ी में प्रोफेसर जेके पौराणिक साहब भी इस महाविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, इस महाविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं और इस महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर भी सुशोभित किया है तथा प्राचार्य के पद से यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। उनके द्वारा भी खासतौर से बॉटनी विभाग में, वनस्पति विभाग में अगर देखा जाए तो उस विभाग को एक दिशा प्रदान की गई है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि जब भी सर किसी भी तरीके की अगर ऐसी परिस्थितियां आए, आपका सोच कुछ भी डेवलप होता है इस महाविद्यालय के विकास के लिए, तो हम लोग को निश्चित रूप से दिशा निर्देश दें। अगली कड़ी के रूप में प्रोफेसर एच.एस. खरे साहब, इनके बारे में भी मैं बता दूं, भौतिक शास्त्र विभाग में प्राध्यापक भी रहे हैं। प्राचार्य तो हालांकि इस महाविद्यालय में नहीं रहे हैं, लेकिन इसी महाविद्यालय के बगल में कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहे हैं। सम्माननीय खरे साहब के बारे में उनका सोच, आज महाविद्यालय की किसी भी जानकारी को हमको अर्जित करना हो
किसी पुरानी जानकारी को अगर हमें प्राप्त करना हो तो आज हमारे साथियों के बीच में यही बात आती है कि डॉक्टर एच.एस. खरे साहब के पास निश्चित रूप से ये संग्रह होगा और उन संग्रह से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सर से मैं निवेदन करूंगा कि उन जानकारियों का केवल संग्रह ही न रखें, बल्कि अगर वो संग्रहित जानकारी आज अगर हमारे महाविद्यालय के हित में है तो हमारे महाविद्यालय को निश्चित रूप से अवगत कराने का कष्ट करें। मैं सम्माननीय खरे साहब का भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर जीपी राजौरे साहब आज के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता के रूप में भी स्थापित हैं। मैं जीपी राजौरे साहब के बारे में भी आपको बता दूं कि वो भी इस महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, इस महाविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं और इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं। मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हुआ है तो वो डॉक्टर जेपी राजौरे साहब हैं। और डॉक्टर जेपी राजौरे साहब के द्वारा जो दिशा यहाँ प्रदान की गई थी, जो कुछ भी उनके माध्यम से किया गया, उनके जितने अच्छे सोच थे आज उसके ऊपर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि सर जब भी ये सामान्य परिस्थितियां हो जाएंगी तब आप निश्चित रूप से इस महाविद्यालय में आइएगा और इस महाविद्यालय में जितना भी अच्छा संभव हो सकता है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन देने की कोशिश करिएगा, मार्गदर्शन दीजिएगा ताकि इसे हम अग्रसर कर सकें। आज मैं इस वेबिनार में डॉक्टर जेपी राजौरे साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर जेसी सिंघई साहब भी इस महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे हैं और इस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। आज इस शिक्षक दिवस के ऊपर मैं उनका जो वेबिनार यहाँ आयोजित किया जा रहा हूँ उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर ए.पी. खरे साहब जो इस महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे, उनका भी इस वेबिनार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हालांकि डॉक्टर खरे साहब आज भी हमारे महाविद्यालय में जब भी उनकी हमें आवश्यकता महसूस होती है वो निश्चित रूप से यहाँ महाविद्यालय में आते हैं, चाहे प्रैक्टिकल कराने की बात हो या चाहे अन्य मार्गदर्शन की बात हो। समय समय के ऊपर उनके मार्गदर्शन हमको प्राप्त होते रहते हैं और अपेक्षा भी मैं आपसे करूंगा कि आप निरंतर रूप से हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगली कड़ी के रूप में प्रोफेसर के.डी. त्यागी साहब जो इस महाविद्यालय में प्राध्यापक पद के ऊपर कार्यरत रहे हैं। हालांकि इस गणित विभाग को डॉक्टर के.डी. त्यागी साहब के द्वारा इस महाविद्यालय को दिशा प्रदान की गई है और उस दिशा में अगर किसी भी तरीके का बदलाव उन्हें देखने को मिलता है या किसी भी तरीके की कमी देखने को मिलती है तो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि सम्माननीय सर आप हमारे महाविद्यालय में आइएगा और निश्चित रूप से अच्छा बताने की या यहाँ हमें जो भी आपका मार्गदर्शन हो सकता है उस मार्गदर्शन को बताने की कोशिश करिएगा। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर आर.के. बादल साहब तब की बात हमें याद आती है जब स्नातक प्रथम वर्ष में इस महाविद्यालय में मैं पढ़ा करता था और उस समय डॉक्टर आर.के. बादल साहब अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। आज मुझे खुशी हो रही है उनका सम्मान करते हुए मैं डॉक्टर आर.के. बादल साहब का भी इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आज आप हमारे वेबिनार में हम लोगों के साथ जुड़े हैं इस तरीके से निरंतर रूप से हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। अगली कड़ी में डॉक्टर एम.सी. पाटनी साहब इसी महाविद्यालय के छात्र भी रहे, इस महाविद्यालय में प्राध्यापक पद के ऊपर कार्यरत भी रहे। डॉक्टर पाटनी साहब के द्वारा भी रसायन शास्त्र विभाग को अलग दिशा प्रदान की गई और इसके साथ साथ छात्रों की जो
शैक्षणिकतर गतिविधियां, खासतौर से राष्ट्रीय सेवा योजना में जितना काम डॉक्टर MC पाटनी साहब के द्वारा किया गया है उतना किसी कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना को यहाँ खड़ा करने का श्रेय डॉक्टर MC पाटनी और डॉक्टर SS तिवारी को ही रहा है। तो मैं डॉक्टर पाटनी साहब से भी निवेदन करूंगा कि अगर फिजिकली हमारे महाविद्यालय में उपस्थित होने में किसी भी तरीके का कष्ट है तो कम से कम इन साधनों के द्वारा हमें निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इजराइल साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो भी इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं और इसी महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे हैं। और आज भी डॉक्टर इजराइल साहब यदि हमें कहीं मिल जाते हैं तो महाविद्यालय के प्रति इतना लगाव है कि इस महाविद्यालय की एक एक ईंट के बारे में हमसे बात करने लगते हैं कि उसका क्या होगा या इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। अपेक्षा मैं उनसे करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे महाविद्यालय के ऊपर निरंतर रूप से बना रहना चाहिए। आज तो इस शिक्षक दिवस के ऊपर हम आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इस दिवस के बाद भी आप हमारे महाविद्यालय को निरंतर रूप से मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगली कड़ी में डॉक्टर SR पॉल साहब भी इसी महाविद्यालय के छात्र रहे, प्राध्यापक रहे और प्राध्यापक पद से रिटायर हुए। पॉल साहब के बारे में भी मैं बता दूं कि वो आज इतने समर्पित व्यक्ति हैं कि अपना समर्पण उनका आज विश्वविद्यालय के प्रति भी उतना ही बना हुआ है जितना महाविद्यालय के प्रति बना हुआ था। इस वेबिनार में मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर स्नेहलता खरे मैडम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो इस महाविद्यालय की प्राध्यापक भी रही हैं और प्राध्यापक रहने के साथ साथ वो इस महाविद्यालय के प्राचार्य पद के ऊपर भी रही हैं। और उनके प्राचार्य काल में हम लोगों ने काफी कुछ काम करने की कोशिश की उनके नेतृत्व में, लेकिन फिर भी मैडम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसमें किसी भी तरीके की कमी हो तो समय समय के ऊपर हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट जरूर करें। आज मैं डॉक्टर स्नेहलता खरे मैडम का भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगली कड़ी में डॉक्टर गोविंद सिंह साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ये भी इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं और छात्र रहने के साथ साथ इस महाविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं। प्राध्यापक रहने के साथ साथ इस महाविद्यालय को गर्व है कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी जो यहाँ स्थापित हुई है उसके वाइस चांसलर के रूप में भी स्थापित हुए हैं। मैं उनका भी, डॉक्टर गोविंद सिंह साहब का भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर SS यादव साहब जो इस महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट आप भी विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदत्त कर रहे हैं और विश्वविद्यालय को एक तरीके से इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं डॉक्टर यादव साहब का भी इस वेबिनार में जो हमारे महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है उसमें उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले प्राध्यापक के रूप में जिनको मैं सम्मानित करना चाहूंगा डॉक्टर MC अवस्थी साहब जो इस महाविद्यालय के छात्र भी रहे, छात्र रहने के साथ साथ इस महाविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे और कुछ समय इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। उनके नेतृत्व में भी या उनके अपने जो अनुभव थे उन अनुभवों का लाभ हमारे महाविद्यालय, हमारे भौतिक शास्त्र विभाग के द्वारा उठाया गया और उनसे अपेक्षा करूंगा कि सर समय समय के ऊपर मेरे महाविद्यालय, अपने विभाग उसमें निश्चित रूप से पधारें और जो भी गाइडेंस या जो भी मार्गदर्शन आपके द्वारा संभव हो सकता है उसे देने का कष्ट करें। उनका भी मैं इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले वक्ता के रूप में अगले प्राध्यापक जिनका मैं यहाँ स्वागत करना चाहूंगा उसमें आते हैं डॉक्टर RC पाठक साहब। डॉक्टर RC पाठक साहब के बारे में मैं बता दूं कि मैं भी मूलतः प्राध्यापक वाणिज्य या कॉमर्स के प्रोफेसर के रूप में स्थापित हूं
डॉक्टर पाठक साहब इससे पहले मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, प्राध्यापक वाणिज्य के रूप में थे, और डॉक्टर पाठक के द्वारा इस महाविद्यालय में अपनी जिन बातों को या जिन दिशाओं को स्थापित किया गया या जिन दिशाओं को वास्तविक रूप से इनके माध्यम से बताया गया, उन दिशाओं को देखते हुए कई बार ये कहा जाता था कि अगर किसी भी बात के ऊपर अगर हमें डिस्कशन करना है या किसी भी बात के ऊपर अगर हमें किसी भी तरीके की चर्चा करना है, अगर उसे सर्वमान्य बनाना है, तो सर्वमान्य बनाने के लिए डॉक्टर आरसी पाठक साहब को बिठा लो, वो सर्वमान्यता प्रदान कर देंगे। तो इस तरीके से मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले प्राध्यापक के रूप में हमारे साथ जो निरंतर रूप से रहे डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल साहब, डॉक्टर सतीश अग्रवाल साहब के बारे में भी मैं बताऊं, मेरे वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में यहाँ स्थापित रहे हैं। इस महाविद्यालय के छात्र भी रहे, इस महाविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। मैं उनका भी इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले प्राध्यापक जिनका मैं स्वागत अपने महाविद्यालय के इस वेबिनार में करना चाहूंगा, डॉक्टर एस.पी. यादव साहब। डॉक्टर एस.पी. यादव साहब सेवानिवृत्त होने के बाद इस नगर से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन आज भी उनका विभाग, गणित विभाग, आज भी डॉक्टर एस.पी. यादव साहब को याद करता है। जितनी पीएचडी इस महाविद्यालय में वो करा कर गए थे, आज भी उतने लोग पीएचडी के रूप में यहाँ स्थापित है और उनके रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से मैं डॉक्टर एस.पी. यादव साहब भले ही हमारे नगर से दूर हैं, लेकिन इस वेबिनार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर के.एस. डांगी साहब। डॉक्टर के.एस. डांगी साहब इस महाविद्यालय के प्राध्यापक अर्थशास्त्र के रूप में रहे और डॉक्टर डांगी साहब कुछ समय इस महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर भी स्थापित रहे। इनके माध्यम से भी हम लोगों को तमाम दिशा प्रदान की गई थी या जिन बातों को बताया गया था उन बातों को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर से निवेदन करेंगे कि हमारे महाविद्यालय में आकर अगर किसी भी तरीके की कमी या किसी मार्गदर्शन की यदि आवश्यकता है तो उस मार्गदर्शन को अवश्य हमें प्रदान करें। मैं डॉक्टर डांगी साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले प्राध्यापक जिनका स्वागत मैं यहाँ करना चाहूंगा, उनमें डॉक्टर एल.सी. चौरसिया साहब। डॉक्टर एल.सी. चौरसिया साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, 1980 से लेकर लगातार लंबे समय तक इस महाविद्यालय में प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र के रूप में यहाँ रहे और रहने के बाद में इन्होंने नौगांव प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी स्थापित रहे, जहां से अपना कार्यकाल समाप्त किया। लेकिन इनमें कार्य क्षमता इतनी है, आज भी अगर डॉक्टर एल.सी. चौरसिया साहब को देखा जाए तो आज भी उसी स्थिति में दिखाई देते हैं जिस स्थिति में छात्र के रूप में दिखते थे। मैं उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगले प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर के.वी.एल. सक्सेना साहब, जो इस महाविद्यालय के प्राध्यापक रसायन शास्त्र के रूप में रहे। डॉक्टर के.वी.एल. सक्सेना साहब के बारे में भी मैं बता दूं कि वो नगर जरूर छोड़ गए हैं, लेकिन आज नगर में जो उनकी संपत्ति ये मकान है, मकान आज भी बना हुआ है। कई बार लोगों ने हमसे कहा कि के.वी.एल. सक्सेना साहब तो यहाँ रहते ही नहीं है, उन्हें मकान बेचना है का। तो हमने कहा उनका लगाव इस नगर से इतना ज्यादा है कि मकान बेचने वाले नहीं है। इस नगर से ही नहीं है बल्कि इस महाविद्यालय से भी उनका लगाव है और मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगली प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर रंजना चांदना, जो इस महाविद्यालय में प्राध्यापक अंग्रेजी के पद के ऊपर कार्यरत रही हैं। मैं डॉक्टर रंजना चांदना का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगले
प्राध्यापक के रूप में डॉक्टर BS राजपूत साहब, हालांकि उनका प्राध्यापक के रूप में तो इस महाविद्यालय में कार्यकाल बहुत कम रहा है, लेकिन उनके साथ मेरा एक लंबा वास्ता गवर्नमेंट PG कॉलेज टीकमगढ़ में रहा, जहां 21 साल से मैं लगातार उन्हीं के साथ रहा था। उसके बाद जब वे इस महाविद्यालय में आ गए, उसके बाद यहाँ भी रहने का मौका मिला। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरी PhD डिग्री या रिसर्च के क्षेत्र में जितना भी गाइडेंस प्रदान किया गया वो डॉक्टर BS राजपूत के द्वारा ही प्रदान किया गया। मैं डॉक्टर BS राजपूत साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस तरह से हमारे जो ये पूर्व प्राध्यापक तथा प्राचार्य रहे हैं, अगर इनको देखा जाए वास्तविक रूप से हमारे यहाँ के स्तंभ रहे हैं, और आज महाविद्यालय को जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है, या महाराजा महाविद्यालय को जो जगह जगह आज देश नहीं विदेश तक जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है, हमारे जो वॉलंटियर या हमारे जो प्राध्यापक जो प्राचार्य इस महाविद्यालय से निकल कर गए हैं, उन्हीं का योगदान है। हम लोग तो केवल इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिशा उन्हीं के माध्यम से व्यक्त की गई थी। एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ इस वेबिनार के समन्वयक के रूप में डॉक्टर JP सिंह साहब, जो हमारे महाविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में प्राध्यापक पद के ऊपर कार्यरत हैं, मैं उन्होंने जो इतना बड़ा इसे संजोया या इतना लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वास्तविक रूप से जो एक वेबिनार हो रहा है, इसका जो संयोजन किया गया है, संयोजन डॉक्टर PK जैन साहब प्राध्यापक जियोलॉजी के द्वारा किया गया है। मैं डॉक्टर PK जैन साहब का भी इसी वेबिनार में, उन्हीं के द्वारा संयोजित की गई वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके आयोजन सचिव के रूप में और वास्तविक रूप से जो आज एक प्रसारण आपके समक्ष हो रहा है, दो प्लेटफार्म के ऊपर एक प्रसारण निरंतर रूप से चल रहा है। गूगल मीट के ऊपर भी ये बैठक चल रही है, साथ ही यूट्यूब के ऊपर भी चल रही है। और इसे अगर देखा जाए तो इसे आयोजन सचिव डॉक्टर KV अहिरवार का इसमें योगदान है। उनके माध्यम से इसे बताया गया, उनके माध्यम से इनका संयोजन किया गया, और आयोजन सचिव के रूप में उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस महाविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में अगर देखा जाए तो इनकी एक सलाहकार समिति भी रही है, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापक रहे हैं। उन सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ एक तकनीकी समिति भी इस वेबिनार की रही है, क्योंकि हम लोग तो परंपरागत तरीकों से चलने वाले रहे हैं, लेकिन इस वेबिनार इत्यादि से जो जोड़ने का श्रेय हमारी तकनीकी समिति को रहा है, मैं उस तकनीकी समिति का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। इसके आगामी कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर PK जैन सर को आमंत्रित करता हूं, जिसमें वो इस महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य और प्राध्यापकों की उपलब्धियों और उनके कृतित्व का वाचन करेंगे, जिससे हम सभी प्रतिभागियों को सुनकर उनकी हौसला अफजाई भी होगी। तो मैं आगामी कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर PK जैन सर को आमंत्रित करता हूँ। आज के वेबिनार में सभी उपस्थित हमारे जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त साथी हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। उनके शब्द सुमनों के द्वारा मैं उनका इस मंच से सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि हम कोविड-19 के कारण उनको फिजिकली बुला के और अपने महाविद्यालय में दी गई सेवाओं के लिए उनको सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको केवल शब्द सुमनों के द्वारा सम्मानित करेंगे। सबसे पहले इस महाविद्यालय
के जो रिटायर्ड हमारे प्राचार्य साथी हैं उनमें मैं शब्द समूह के द्वारा सम्मानित करना चाहूंगा डॉक्टर बीपी पांडे साहब को, जो पीजी प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इस महाविद्यालय में एमपीपीएससी के द्वारा 1961 से 1964 तक वो व्याख्याता पद पर पदस्थ रहे और 64 से 74-75 में पीएससी के द्वारा वो प्रोफेसर के रूप में पुनः सिलेक्ट हुए थे और पदस्थ हुए थे। 6 जून 1985 से 5 जुलाई 1992 तक वह इस महाविद्यालय के प्राचार्य रहे और इनके प्राचार्य काल में इस महाविद्यालय में विकास कार्य हुए। तो मैं इस मंच से आदरणीय डॉक्टर बीपी पांडे साहब का, जो हमारे सबसे वरिष्ठतम संरक्षक है हमारी परिवार के, महाविद्यालय परिवार के, उनका मैं शब्द समूह के द्वारा सम्मान करता हूं। इसी श्रृंखला में प्रोफेसर एच.एस. खरे साहब, वह भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं। 1966 में एमपीपीएससी के द्वारा सिलेक्ट होके वो सितंबर 1967 में इस महाविद्यालय में पदस्थ हुए थे और निरंतर 1977 तक इस महाविद्यालय में 30 वर्षों तक उन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन का योगदान दिया। 1970 में उन्होंने प्रथम फोटोकॉपी मशीन का निर्माण अपने सीमित संसाधनों में किया था। 1989 में इसी मशीन पर आधारित शोध कार्य उन्होंने कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था इस महाविद्यालय में रहते हुए। 1980 में पहला कंप्यूटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। जब कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हुआ था तब महाविद्यालय का वो गौरव क्षण है जब एच.एस. खरे साहब ने पहला कंप्यूटर इस महाविद्यालय में 1980 में स्थापित किया था और कई सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे, जिनमें इनकम टैक्स रेकनर सॉफ्टवेयर उस समय 1980 में बहुत अच्छा था। इसके साथ ही उनकी फोटोग्राफी में बहुत अधिक रुचि होने के कारण 1986 में जब अपने इस महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे। उस समय उन्होंने नगर में शिक्षा के विकास की कहानी पे आधारित एक फोटो प्रदर्शनी लगाई थी उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सहयोग से, जिसका उद्घाटन ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। इसके साथ ही उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने 19 ग्रामोफोन के जो पुराने रिकॉर्ड थे उनको डिजिटलाइज किया था, जिसके आधार पर उनको 2013 में मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। 2003 में जब वो कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदस्थ थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेज के लिए सबसे पहली वेबसाइट गर्ल्स कॉलेज छतरपुर के लिए बनाई थी। वर्तमान में वह एक वेबसाइट www.chhatarpur.com पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये से प्रतिभावान हमारे साथी हैं, हमारे संरक्षक प्रोफेसर एच.एस. खरे साहब, उनका भी मैं इस मंच से सम्मान करना चाहता हूं। इसी श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रोफेसर जे.के. पुराणिक साहब, जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और नवंबर 1996 तक लगातार इस महाविद्यालय में रहे। दिसंबर 1996 में प्राचार्य होके और दूसरे महाविद्यालयों में ट्रांसफर हो गया इनका। पुनः वह प्रिंसिपल बन के 26 नवंबर 2005 को यहाँ पर पदांकित हुए इस महाविद्यालय में और 31 जनवरी 2006 को इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। ये गौरव का क्षण है कि यहीं से उन्होंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और 31 जनवरी 2006 को इसी महाविद्यालय से वह सेवानिवृत्त हुए थे। प्रोफेसर जे.के. पुराणिक साहब, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान की श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर जी.पी. राजौरी साहब, जो पीजी प्रिंसिपल के रूप में सेवानिवृत्त हुए इस महाविद्यालय में 4/7/1979 में असिस्टेंट प्रोफेसर पदस्थ हुए, 1/9/92 को प्रोफेसर पदोन्नत हुए और इस पद पर 4/12/2005 तक महाविद्यालय में रहे। साथ में जूलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी रहे। प्राचार्य के रूप में, यूजी प्राचार्य के रूप में 11 जुलाई 2006 से वो 25 अगस्त 2008 तक इस
जो 23 जुलाई 2012 तक वो पदस्थ रहे। उनके अंडर में 2 पीएचडी उन्होंने जब इस महाविद्यालय में से तब करवाई थी। उनमें से एक हमारे साथी डॉक्टर एच.एन. खरे साहब ने उनके निर्देशन में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। हम इनका भी सम्मान करते हैं। सम्मान की श्रृंखला में प्राचार्य संवर्ग में डॉक्टर जी.सी. सिंघई साहब भूगोल विभाग के थे। ये शोधकार सागर विश्वविद्यालय शोधकार करने के बाद सहायक प्राध्यापक के रूप में अगस्त 1988 में पदस्थ हुए और अगस्त 1992 को इसी महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर पदोन्नत हुए। प्राचार्य पद पर 26 अगस्त 2008 से 31 सिंह 2010 तक वह रहे। इस महाविद्यालय में जब वो पदस्थ थे तो परीक्षा नियंत्रक भी रहे, भूगोल के विभागाध्यक्ष भी रहे और साथ में उन्होंने एक मेडिकल ज्योग्राफी की बुक को भी जो है लिखा। तो इनका भी हम इस मंच से सम्मान करते हैं। ये इसी के साथ में हमारे एक साथी हैं डॉक्टर ए.पी. खरे साहब, जो इस महाविद्यालय में बहुत लंबे समय तक रहे और प्राचार्य पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में अब हमारे जो प्राध्यापक साथी हैं उनका मैं सम्मान करना चाहूंगा। प्रोफेसर के.डी. त्यागी साहब, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। इन्होंने इस 7 नवंबर 1967 को ज्वाइन किया था। एज ए लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हुए और 1992 में प्राध्यापक पद पदोन्नत होते हुए 31 अगस्त 2000 को इसी महाविद्यालय सेवानिवृत्त हुए। इसी प्रकार से इन्होंने पूरे 35 वर्ष की सेवा अपने इस महाविद्यालय को दी है। गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान की श्रृंखला में डॉक्टर आर.के. बादल, इंग्लिश डिपार्टमेंट, एमपीपीएससी से 3/1/1967 को लेक्चरर के रूप में नियुक्त हुए और जनवरी 86 में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हुए। 31/7/2004 को इस महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और 8 वर्ष तक इन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की। इनका भी हम शब्द सुमनों से सम्मान करते हैं। डॉक्टर एस.आर. पाल साहब, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से हैं जिस डिपार्टमेंट ने लगभग 50 पीएचडियां अपने डॉक्टर वी.एस. जॉली के समय में दी है, जिसमें से 10 पीएचडी जो है डॉक्टर एस.आर. पाल ने कराई हैं। उनमें कई हमारे शिक्षक साथी हैं जो उनके स्टूडेंट रहे हैं, हमारे साथ अभी प्राध्यापक हैं। 1982 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में स्थानांतरित होकर आए थे। अगस्त 92 में प्राध्यापक हुए। 24 वर्ष इस महाविद्यालय में रहे। 31/7/8 को सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में विश्वविद्यालय में ओएसडी के रूप में कार्यरत हैं। उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। डॉक्टर गोविंद सिंह साहब जूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। 22 अगस्त 1980 को असिस्टेंट प्रोफेसर और फरवरी 2010 में वो प्रोफेसर हुए। यहाँ से जुलाई 2013 तक निरंतर इस महाविद्यालय में रहे। एचओडी भी रहे, परीक्षा नियंत्रक भी रहे, एनएसएस ऑफिसर रहे। इसके साथ में 23 जुलाई 13 से 31 जनवरी 15 तक सातवीं नवीन महाविद्यालय नौगांव में प्रभारी प्राचार्य रहे, वहीं से सेवानिवृत्त हुए। अवंतीबाई महाविद्यालय में प्राचार्य रहे और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में 10 जुलाई 18 से 9 जुलाई 2020 तक वो उप कुलपति वाइस चांसलर रहे। विश्वविद्यालय में ओएसडी के रूप में काम किया है इन्होंने। इनका भी हम सम्मान करते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर एस.एस. यादव फिजिक्स डिपार्टमेंट से जुलाई 93 में उन्होंने इस महाविद्यालय में ज्वाइन किया था और 31 अगस्त 2006 को ये रिटायर्ड हुए। इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। विश्वविद्यालय में वर्तमान में वो ओएसडी हैं। डॉक्टर एन.सी. अवस्थी साहब फिजिक्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इस महाविद्यालय में 1997 में उनका स्थानांतरण हुआ था और 2003 तक वो सहायक प्राध्यापक के पद पर रहे। 2004 में प्रोफेसर हुए और 30/4/2016 को ये सेवानिवृत्त हुए। प्रभारी प्राचार्य के रूप में अप्रैल 10 से अगस्त 10 तक रहे। इसी संस्था से सेवानिवृत्त हुए। लोक सेवा आयोग में इनके बारे में बता दूं मैं, ये ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के रूप में पीएससी में सिलेक्ट हुए थे, परंतु एकेडमिक रुचि होने के कारण उन्होंने उस पद को छोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद स्वीकार किया था। इनका भी हम
सम्मान करते हैं। अब हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो हमारे एवरग्रीन प्रोफेसर जिनको हम बोलते हैं, डॉक्टर आर.सी. पाठक साहब, वो 24 जुलाई 1986 को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आए थे, ज्वाइन किया था और 11 सितंबर 90 तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। फिर इनका ट्रांसफर हो गया, पुनः वो 24 जुलाई 94 को स्थानांतरित होकर आए और 31/5/2018 को इसी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। 2006 में ये प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुए, इनका भी हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल साहब, जिन्हें हम सभी अधिकांश लोग प्यार से भाई साहब कहा करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 1988 में इस कॉलेज में आए, दिसंबर 2005 तक रहे, पुनः प्रोफेसर पदोन्नत होकर 2006 में और जून 2015 तक इस महाविद्यालय में पदस्थ रहे। डॉक्टर एस.पी. यादव, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 1982 से 2000 तक इस महाविद्यालय में 18 वर्षों तक रहे। इस बीच में इन्होंने 52 रिसर्च पेपर नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित करवाए। जर्मनी में एक मोनोग्राम इनका पब्लिश हुआ। इसके साथ इन्होंने अपने समय में 3 पीएचडी करवाई हैं, जिसमें से अपने डॉक्टर ए.के. सक्सेना साहब इनके स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर आर.के. पांडे साहब ने इनके अंडर में पीएचडी की है और डॉक्टर ए.पी. चतुर्वेदी जो टीकमगढ़ में है वो भी इनके पीएचडी स्टूडेंट रहे हैं। ऐसे डॉक्टर एस.पी. यादव साहब का हम सम्मान करते हैं। सम्मान की श्रृंखला में हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एम.सी. पाटनी साहब जुड़ गए हैं। मैं इस मंच से उनका सम्मान करता हूं। बहुत लंबे समय से उन्होंने इसी महाविद्यालय में ज्वाइन किया था, इसी महाविद्यालय सेवानिवृत्त हुए थे, एनएसएस अधिकारी के रूप में, खेल प्रभारी के रूप में, और जब से हम लोग उनको देखते हैं तो पाटनी साहब को हमेशा हम लोग जो है अभी भी वैसा ही फिजिकली फिट देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का काम हो चाहे कोई भी हो। निरंतर रूप से पाटनी साहब हमेशा एनर्जेटिक रहे और हम लोगों को एनर्जी देते रहे। इस मंच से मैं हमारे अग्रज डॉक्टर एम.सी. पाटनी साहब का मैं सम्मान करता हूं। आप लखनऊ में हैं इस समय वर्तमान में। कल मैंने सुबोध जी से कहा था कि सर को हम लोगों को देखना है तो आप जुड़वाइएगा। मैं धन्यवाद देता हूं पाटनी साहब को कि उन्होंने हम लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार किया और हम उनका केवल शब्द सुनने से स्वागत कर पा रहे हैं, आदरणीय पाटनी साहब का। इसी श्रृंखला में डॉक्टर इन्हीं के पाटनी साहब के कंटेम्परेरी हैं मोहम्मद इजराइल साहब। इजराइल साहब के बारे में बताऊं मैं कि वो 1972 से लेकर 1991 तक लंबा कार्यकाल इस महाविद्यालय में रहा। डॉक्टर मोहम्मद इजराइल साहब को भी हम सम्मानित करते हैं। इसी सम्मान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर बी.एस. राजपूत साहब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हैं। ये बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहे इस महाविद्यालय में। 16 जून 15 को पदस्थ हुए थे, 31/3/2018 को रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 15 पीएचडी कराई, जिसमें छतरपुर से 1 पीएचडी हुई है इनके साथ में। इसी क्रम में डॉक्टर एल.सी. चौरसिया साहब बॉटनी डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 14/8/1980 को ये पदस्थ हुए और 30/6/2000 तक 20 साल तक जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 1/7/2000 को प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए और 31/3/18 को सेवानिवृत्त हुए। इनकी सेवानिवृत्ति गवर्नमेंट नवीन कॉलेज नौगांव के इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में हुई थी और वहां पर ये चौरसिया सर 21/5/2015 से 31 मार्च 2018 तक रहे। वर्तमान में आप अवंतीबाई कॉलेज में प्राचार्य पद पर हैं, तो इनका भी हम सम्मान करते हैं। डॉक्टर के.एस. दांगी साहब, ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इस महाविद्यालय में मई 77 में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किए थे, तो 79 तक रहे। पुनः कुछ समय के लिए इनका ट्रांसफर हो गया था, फिर ये पुनः 19 अगस्त 80 से आए और 7/92 तक रहे। 8 अगस्त 92 में ये प्राध्यापक पद पर पदोन्नत हो गए। बड़ा मेलारा में प्रभारी प्राचार्य रहे। इनका भी हम सब सुमनों से सम्मान करते हैं। सम्मान की श्रृंखला में हमारे अग्रज प्रोफेसर के.बी.एल. सक्सेना साहब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो
सदाबहार प्रोफेसर थे, हमेशा खुश रहा करते थे हम लोगों को। वो जुलाई 90 में इस कॉलेज में आए और यहाँ से 31 मार्च 2016 को रिटायर्ड हुए। मैं मैडम स्नेहलता खरे मैडम लंबे समय तक इस महाविद्यालय में रही। मैंने उनसे काफी प्रयास किया कांटेक्ट करने का, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वो इस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही, प्रभारी प्राचार्य भी रही। मैं उनका भी शब्द सुन के द्वारा स्वागत सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम इस सम्मान को कोविड के कारण फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक प्रिंसिपल साथी रहे हैं अभी वर्तमान में, डॉक्टर आरजी मिश्रा साहब। ये लंबे समय तक पाटनी साहब के साथ और इजराइल साहब के साथ इस महाविद्यालय में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर रहे। पुनः बहुत संक्षिप्त समय के लिए 10 जून 1996 को इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदस्थ हुए थे और 24 जून 96 को इनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया था। उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। इस प्रकार से हम सभी साथियों का सम्मान करते हैं जो भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में। मैडम रंजना चांदना हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। ये नवंबर 85 में असिस्टेंट प्रोफेसर हुई और 2003 तक रही प्रोफेसर हुई और 28 फरवरी 18 को सेवानिवृत्त हुई, एचओडी भी रही। इस प्रकार से सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे महाविद्यालय में लंबे समय तक 5 साल तक डॉक्टर LL कोरी साहब 8 अगस्त 14 से 9/3/2020 तक पीजी प्रिंसिपल के रूप में रहे और वर्तमान में हमारे इस वेबिनार के चीफ पैटर्न हैं और अतिरिक्त संचालक उच्च सागर संभाग में हैं। उनका भी मैं इस मंच से सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच इस आयोजन के मुख्य संरक्षक और उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर LL कोरी सर भी जुड़ गए हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हुआ और आपके पास में बहुत सी अपरिहार्य कारण थे जिस वजह से आप यहाँ से एग्जिट हुए। हम आपका इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वेबिनार के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहें। डॉक्टर LL कोरी सर। आज डॉक्टर GP सिंह जी, प्राचार्य डॉक्टर DP शुक्ला जी, महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकों को आज शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वेबिनार ये सफल हो, मेरी ऐसी सभी को और खासकर आयोजन करने वाले सभी प्रभारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे बीच आए और अपनी व्यस्तताओं के बीच आपने थोड़ा सा समय निकाला। हम धन्य हैं और कृतज्ञ हैं, आपके आभारी भी हैं। धन्यवाद डॉक्टर कोरी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर GP राजौरे सर को कि वो आए और हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अवगत कराएं। सभी का स्वागत है और सरकार ने, शासन ने जो नई शिक्षा नीति घोषित की है उसको बताने से पहले मैं थोड़े से अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके बाद में आपको संक्षिप्त में, चूंकि समय काफी हो गया है, समय की सीमा है, इसलिए संक्षिप्त में नई शिक्षा नीति की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके प्रमुख बिंदुओं को ऊपर आपसे शेयर करूँगा। ये मानव सभ्यता जब से विकसित हुई है और संसार के देशों ने विकास किया है, यदि उनके विकासों के ऊपर दृष्टि डालें तो यह दिखाई देता है कि शिक्षा और संस्कृति 2 ऐसी धुरियां हैं जिनके ऊपर किसी देश का विकास आधारित होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में संसार के सभी देश समय समय पर अपनी शिक्षा नीतियों को, अपनी संस्कृति को परखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, उनमें परिवर्तन करते रहते हैं, उनमें सुधार करते रहते हैं।
इसी तारतम्य में भारत सरकार ने भी 1968 और 1986 के बाद लगभग 34 वर्ष के अंतराल के उपरांत एक शिक्षा समिति का गठन किया, जिसमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जो कि इस ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के, उनके देखरेख में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है। उन्होंने जो इस पॉलिसी में रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे इसका उद्देश्य और यह पता चले कि आखिर यह शिक्षा नीति हमारे लिए पिछली शिक्षा नीति से क्या परिवर्तन लाई है, क्या समानता लाई है। इसमें पहला लेख या ड्राफ्ट का पहला रिकमेंडेशन, पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह शिक्षा नीति 10 साल का एजेंडा है और ये इस तरह ड्राफ्ट किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में अधिकांश इसके लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं और 3 से 4 साल में इसमें जो रिकमेंडेशंस की हैं उसका लगभग 60% पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। इसमें सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि जो न्यू रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फॉर्मेशन और जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अल्टरेशन, इन 2 बिंदुओं को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए यह कहा गया है कि इसको लगभग 1 या 2 वर्ष के अंदर पूर्ण किया जाना है। साथ में यह भी रिकमेंड किया गया है कि आगे आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है, बिल्डिंग न्यू फॉर्म करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग करना है, इसके लिए लगभग 10 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। अतः कुल मिलाकर 2020 से 2030 तक सारे लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। यह रिकमेंडेशन सरकार को उन्होंने सबमिट की है और जिसका जुलाई 29 को कैबिनेट में भी उसका अप्रूवल हो गया है। लेकिन यह बिंदु इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इस कार्य के लिए कितने संसाधन उपलब्ध कराती है। जिस प्रकार से संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी उसी अनुसार से इन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। ड्राफ्ट में दूसरी रिकमेंडेशन जो महत्वपूर्ण की गई है वो कैरिकुलम की है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रारंभ हो गया है। लगभग 1 वर्ष में जो लोअर एजुकेशन है उस लोअर एजुकेशन के कैरिकुलम को पूर्ण किया जाना है और इसके बाद किताबों का कार्य शुरू होगा। किताबों के कार्य में लगभग 3 वर्ष लग सकते हैं। यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से लागू करते हैं और कितना समय उसमें लेते हैं। लेकिन ये कैरिकुलम बहुत जल्दी शीघ्र ही लागू हो जाएगा। इस कमेटी की तीसरी रिकमेंडेशन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्कूली शिक्षा में मिडिल स्कूल तक भाषा के ऊपर एक बहस चल रही है इस समय कि भाषा का क्या मापदंड रहेगा। तो इसमें बहुत स्पष्ट किया गया है कि मिडिल एजुकेशन तक की जो शिक्षा है उसमें छात्र के लिए 3 भाषाओं का विकल्प दिया गया है। लेकिन मातृभाषा की अनुशंसा इसलिए की गई है कि इसका उद्देश्य यह है कि मातृभाषा में छात्रों को अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को और अपने विषयों को समझने में आसानी हो। लेकिन यदि कोई विद्यालय या कोई राज्य सरकार या कोई अभिभावक यह चाहता है कि नहीं, हमको अमुक भाषा में ही अपने छात्र को पढ़ाना है, तो इसके लिए इसमें छूट दी गई हो। ये कोई बाध्यता नहीं कि उस छात्र को यह बाध्य किया जाए कि वो अमुक भाषा में ही अपना अध्यापन करे। शिक्षा नीति का एक और बिंदु महत्वपूर्ण है इसका रोजगार ओरिएंटेशन या रोजगार उन्मुखी शिक्षा, जिसमें कि विभिन्न स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्कूली शिक्षा स्तर पर ज्ञान देने का प्रावधान है कि उनको पढ़ाया जाएगा स्कूली शिक्षा पर। लेकिन उसके लिए जो प्रायोगिक ज्ञान है वो स्कूल में ना देकर उसके लिए अनेक ट्रायल्स करना पड़ेंगे कि आखिर हम इन छात्रों को कहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे इनका स्किल डेवलपमेंट हो और ये रोजगार उन्मुखी बन सके। अर्थात रोजगार उन्मुखी बिंदु भी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें रिकमेंड किया गया है वो ये है
कि बजट एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे साथ जुड़े हुए जितने सेवानिवृत्त प्राचार्य और प्राध्यापक, प्रबुद्ध प्राध्यापक जो जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि उच्च शिक्षा की लंबी नौकरी लगभग 30 38 साल करने के बाद भी हर स्टेज पर कहीं ना कहीं बजट का प्रावधान या बजट की कमी या बजट की इरेगुलरिटी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने की अब समस्या बनी रहती है। इसलिए इसमें स्पष्ट रिकमेंडेशन की गई है कि सरकारी स्कूल के लिए या शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जीडीपी का लगभग 6% पार्ट सरकार को इस चीज में खर्च करना चाहिए। और उन्होंने एक विशेष शब्द इसमें जोड़ा है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे में व्याख्यान करूंगा। उन्होंने कहा कि ये निवेश होगा एक तरह से शासन का शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर निवेश करने के लिए वो कम से कम जीडीपी का 6% जरूर शिक्षा पर खर्च करें। इसके बाद अनेक प्रकार की जो डिजिटल लेवल पर उच्च शिक्षा नीति के जो फॉर्मेट डले हैं, जिसको कि सारे लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, एचआरडी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी डले हैं, अनेक वेबसाइट पर डले हैं। उन्होंने अपने अपने तरीके से उसकी एनालिसिस करके उसको व्हाट्सएप पे और मैसेजेस के रूप में डाला है। मैं उन विवादों के ऊपर ना जाऊंगा, मैं केवल मुख्य उन बिंदुओं को ही टच करूंगा जो ऑथेंटिक है और जो वैलिड है। उस वैलिडिटी में एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की जो लेवल की डिग्रियां या उसकी स्टडी है, उसको इस शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी किया गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात कॉमर्स, आर्ट, साइंस में जो 3 स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स को आपस में इंटरमिंगल्ड किया गया है। एक स्ट्रीम से छात्र दूसरे स्ट्रीम में जा सकता है, जैसा कि अभी नहीं हो पाता था। और इसी तरह पीएचडी को भी इंटरडिसिप्लिनरी किया गया है कि कोई भी छात्र किसी भी डिसिप्लिन में जाके पीएचडी कर सकता है। इसी प्रकार से आईआईटी, आईआईएम को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है और यह रिकमेंड किया गया है कि इनको ग्लोबल लेवल का बनाया जाए, जिससे ये कंट्री का नाम ग्लोबल लेवल पर अपना आईआईटी और आईआईएम पहुंचा सकें। इस नीति में 4 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स को भी रिकमेंड किया गया है, उनकी भी अनुशंसा की गई है। उसमें नंबर 1 है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नंबर 2 है जनरल एजुकेशन काउंसिल, नंबर 3 है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो ग्रांट को मॉनिटर करेगी, और नंबर 4 है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि नेक के रूप में अभी भी कार्यशील है और अपना कार्य कर रही है। इन रिकमेंडेशंस के आधार पर इस कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन ड्राफ्ट की यह मंशा है कि यह देश इस नई शिक्षा नीति के साथ चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो। इसमें लोअर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन सभी के ऊपर जोर दिया गया है, सभी के ऊपर विस्तार से इसके ऊपर फोकस किया गया है। अब थोड़ा सा अगर हम लोअर एजुकेशन को ना टच करेंगे तो ये भी उसके साथ होगा। लोअर एजुकेशन क्या है? लोअर एजुकेशन में जो पुराना सिस्टम 10+2 का चल रहा था उसको 533+4 का इन्होंने इस पॉलिसी में चेंज किया है। लेकिन विशेषता यह है कि वर्षों का कोई अंतर इसमें नहीं आया है। जो 10+2 में 16 वर्ष में छात्र हाई स्कूल में पहुंचता था वो अभी भी 16 वर्ष में पहुंच रहा है, और 18 वर्ष में जो इंटरमीडिएट में पहुंच रहा था वो अभी भी इंटरमीडिएट में 18 वर्ष में पहुंच रहा है। एक बजट के संबंध में और निवेश के संबंध में छोटा सा इस पॉलिसी से हटके मैं अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता हूं। वो पॉलिसी से उसको ना जोड़ा जाए, पॉलिसी की बातें अलग कर रहा हूं मैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार की बात एक अलग है कि एक ट्री है, एक पौधा है, उस पौधे का जो रूट है और जो उसका स्टेम है, मतलब उसकी जो जड़ है और उसका जो तना है, उसको कहें कि हम ये इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। अर्थात उस तने की बैकबोन है जिसके ऊपर वो तना खड़ा हुआ है, वो इसकी लोअर एजुकेशन और इसकी सेकेंडरी एजुकेशन एक पौधे की रूट और उसके स्टेम्स हैं। इसके बाद जब वो पौधा लग जाता है, जड़ पकड़ जाता है और बढ़ता है, तो उसमें बहुत सी डालियां निकलती हैं और बहुत हरी सारी पत्तियां निकलती हैं और वो फल फूल के बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वो ट्विग्स और लीव्स जो उसकी हैं
वो इसकी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन है, जो उसको दर्शाती है कि वो हरा भरा हो गया है और उसने यूजी और पीजी की एजुकेशन प्राप्त कर ली है। और फिर वही पौधा जब फल देने लगता है और उससे बहुत सारे फल निकलते हैं और वो फल जब विकसित होते हैं तो उसको ये माना जाए कि वो फल वो रिसर्च का आउटकम है जो कोई छात्र अपने रिसर्च के दौरान उसको प्राप्त करता है। अर्थात जड़ से लेकर फल तक एक ट्री में जितने उपक्रम हैं उतने ही एक छात्र के साथ ये उपक्रम जुड़े हुए हैं। यदि कोई देश अपने छात्रों को लोअर और सेकेंडरी एजुकेशन पर उसके रूट और तने को बहुत मजबूत करता है, यदि अंडर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पर उसकी ट्विक्स और उसकी लीव्स को बहुत मजबूत करता है, यदि उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे निकलते हैं, तो निश्चित रूप से वो उस तने के द्वारा दिया जाने वाला जो आउटपुट है, जो उसका आउटकम है, वो जब निकल कर आएगा तो वो एक तरह से देश के लिए लाभप्रद होगा और वो निवेश के रूप में उसको देश को लौटा कर देगा। इस बात को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं अपने विचार से कि शिक्षा जो है इसको जीवन में कभी भी व्यक्ति गोल्ड में परिवर्तित कर सकता है, सोने में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा ही सोना है। इसको जीवन में कोई भी शिक्षक अपने जीवन में अपनाना चाहे वो अपना सकता है। हमने तो अपने जीवन के कैरियर में इसको अपनाया है, पाया है, देखा है कि बहुत सामान्य सी जगह से लेकर व्यक्तियों ने जितना सोना या जितना गोल्ड, जितना नाम, जितनी प्रसिद्धि चाहिए वो शिक्षा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें समय की बाध्यता के कारण मैं 5 मिनट और लूंगा केवल। शिक्षक केवल हीरो नहीं नायक भी हैं। इस पर मेरा ये कहना है कि शिक्षक हमारे गौरव हैं, शिक्षक हमारे ज्ञान पुंज हैं, शिक्षक हमारे मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हमारे कर्णाधार हैं, शिक्षक हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं। ये शिक्षक ही हमारे देश के निर्माता हैं और इसीलिए आज 5 दिसंबर को एक शिक्षक के जन्म दिवस के आधार पर ये 5 सितंबर मनाया जाता है। जो भी शिक्षक इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है और वो व्यक्तिगत निवेदन ये एक बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक और वरिष्ठ अनुभव के आधार पर मैंने जो पाया है, वो मेरा एक निवेदन सभी शिक्षकों से है कि जितने भी छात्र आपके संपर्क में आते हैं उनको इस देश के संबंध में जरूर बताएं और ये बताएं कि जीवन में सब कुछ करें, लेकिन देश की उस बजट के साथ, उस राशि के साथ जो कि लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाती है, बजट के रूप में छात्रों के अच्छे के लिए उपयोग कराई जाती है, उसके साथ भ्रष्टाचार ना करें। नंबर दूसरा बिंदु, देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छात्र क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी उनको बताया जाए। हमारे आजादी प्राप्त करने के समय कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति कैसे कैसे दी है, कैसे कैसे काल कोठरियों में अपने जीवन का अंत उन्होंने किया है। उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को जागरूक रखना है, उसको अपने पुराने उन चीजों को बताना है शिक्षकों को कि इन 2 बातों से वे बचें, भ्रष्टाचार से बचें और देश को अपने अक्षुण्ण रखें आजादी के लिए। इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपनी बात को यहाँ तक रखा है। मैं इस वेबिनार के आयोजकों को, संस्था के प्राचार्य को, विभिन्न कमेटियों को, इस सेमिनार से जुड़े हुए सभी सेवानिवृत्त प्राध्यापक शिक्षकों को, इसमें टेक्निकल जो असिस्टेंस जिन्होंने दिया है उनको, और जिन्होंने इस सेमिनार को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है उनको मैं नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं राजौरी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आदरणीय जीपी पांडे साहब से निवेदन करता हूं कि वो हम लोगों को आर्थिक वचन देने का कष्ट करें। डॉक्टर जीपी पांडे। इस मौके पर मैं सभी शिक्षक साथियों को, अपने सहयोगियों को बधाई देता हूं और वो जो आयोजन है, इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एच.एस. खरे साहब अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, अवकाश प्राप्त प्राचार्यगण,
प्राध्यापक गण, महाविद्यालय के सभी कर्मचारी गण, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर इनवाइट करके मेरा सम्मान करने की कृपा की। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा कार्यकाल इस महाविद्यालय में बहुत लंबे समय तक रहा है और शायद इससे ज़्यादा कुछ ही लोगों का कार्यकाल रहा होगा। लगातार 30 वर्षों में मैंने इस महाविद्यालय की सेवा की है। इसके दौरान पढ़ाई के अतिरिक्त, अध्यापन के अतिरिक्त जो कार्य मुझे सौंपे गए, मैंने निष्ठापूर्वक उनको संपन्न किया। इस महाविद्यालय की गरिमा बहुत पुरानी है और इसका नाम आसपास के सभी महाविद्यालयों में, सभी जिलों में फैला हुआ था। जिस समय ये महाविद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ। सन 1935 में स्थापित इस महाविद्यालय में केवल इंटरमीडिएट तक की क्लासेस थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं इंटरमीडिएट की क्लासेज नहीं थी। यहाँ तक कि भोपाल में इंटरमीडिएट की क्लास 1941 में खुली, जब हमीदुल्लाह खान ने वहाँ पर एक किसी प्राइवेट बिल्डिंग में कॉलेज का स्थापना की। इसी प्रकार से सागर विश्वविद्यालय में भी केवल कंटोनमेंट हाई स्कूल था और 1946 में डॉक्टर गौर साहब के सहायता और सहयोग और उनके संघर्ष से विश्वविद्यालय खोला गया। इस बीच आसपास के किसी जिलों में यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा की या इंटरमीडिएट क्लासेस पढ़ाने की सुविधा नहीं थी। झांसी, हमीरपुर, दतिया और आपके मऊरानीपुर, चरखारी और सागर और भोपाल, यहाँ से बाहर जाने वाले जो विद्यार्थी थे उच्च शिक्षा के लिए, उनमें से कुछ यहाँ पर आकर के अध्ययन करते थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस कॉलेज की गरिमा को आप लोग बनाए रखें और इसको आगे से आगे, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है और मैं कामना करता हूं कि ये महाविद्यालय आगे आने वाले दिनों में उच्च शिखर पर पहुंचेगा और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अंत में पुनः मैं आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जे.के. पुराणिक साहब को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर जे.के. पुराणिक साहब। ये आयोजन आप लोगों ने किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह के आयोजन होते रहे, जिससे आपस में हम लोग सलाह मशवरा करते रहें और महाविद्यालय को उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ही बढ़ाते चले। ये सब आयोजन के लिए, आयोजनकर्ताओं के लिए, प्राचार्य जी को और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हो। डॉक्टर के.वी. अहिरवार साहब, धन्यवाद। आप वोट ऑफ थैंक्स दे दें, धन्यवाद ज्ञापित करें के.वी. साहब। आदरणीय प्राचार्य महोदय, और आज के इस कार्यक्रम जो कि नई शिक्षा नीति एवं हमारे शिक्षक हमारे हीरो थीम पर आधारित है, इस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी सेवानिवृत्त प्राचार्यगण, सभी प्राध्यापकगण और सभी शिक्षकगण, आप सभी का आह्वान करते हुए मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि वाकई में जो यूजीसी का जो कोटेशन है, हमारे शिक्षक हमारे हीरो, ये वाकई में सार्थक हो गया। आज मुझे बहुत सारे ऐसे शिक्षकों से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है, भले ये ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्राप्त हुआ हो, कि मैं वाकई में अपने आप को गदगद महसूस कर रहा हूं। आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने व्यस्तम जीवन से कुछ समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए दिया है। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर जी.पी. राजौरे सर का, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोगों को नवीनतम ज्ञान दिया है अपने उद्बोधन के द्वारा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर बी.पी. पांडे सर का, डॉक्टर एच.एस. खरे सर का, डॉक्टर जे.के. पुराणिक सर का। इन्होंने भी अपने बहुमूल्य उद्बोधन के द्वारा हम लोगों को आशीष वचन दिए हैं। मैं इसी कड़ी में बात नहीं भूलना चाहता हूं, हमारे जो वरिष्ठ संरक्षक हैं, जिन्हें हम मुख्य संरक्षक हैं, हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय डॉक्टर कोरी सर, जो इस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर आसीन रहे हैं, इसके बाद में अतिरिक्त संचालक के पद पर पदोन्नत हुए हैं और हम लोगों को सतत मार्गदर्शन दे रहे हैं।
उन्होंने भी कुछ क्षण निकाल करके हम लोगों को आशीष वचन दिए हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी के प्रति महाविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आदरणीय पीके जैन सर ने सबके बारे में इतना डिटेल में बताया है, वाकई में इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। और मैं ये बात को जाना हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छे महाविद्यालय में अपनी सेवाओं को दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सभी साथियों के साथ में कि आपके दिए हुए जो आशीष वचन है, जो मार्गदर्शन है, हम लोग उनको आगे ले जाएं। आभार की श्रेणी में मैं आदरणीय परम सिद्धेश हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी शुक्ला सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम संपन्न हो सका है। आदरणीय प्राचार्य बहुत ही नवीनतम विचारधारा के अधिकारी हैं हम लोगों के लिए, जो ये चाहते हैं कि महाविद्यालय में नवीनतम गतिविधियां सतत होती रहें और टेक्नोलॉजी का जितना से ज्यादा उपयोग करके हम विद्यार्थियों का हित कर सकें, उसके लिए हमारे आदरणीय प्राचार्य जी हमेशा अग्रसर रहते हैं और हम लोगों का हमेशा समर्थन भी करते हैं। इसलिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ।